जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक टॉपिक लिया है, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। ये बेसिकली मैंने एक असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट को, जो मुझसे पीएमएस के हवाले से और सीएसएस के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से कोचिंग ले रहा है। तो उसने ये असाइनमेंट की, उसके ऊपर आउटलाइन बनाई। मैं इस आउटलाइन को एवेल्युएट करूंगा और साथ साथ आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से फेमिलियरिटी दूंगा। हम इस आउटलाइन को जब एवेलुएट कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अगर गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर आउटलाइन बनाना भी आ जाएगी। ये आपको आर्ट आ जाएगी कि आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जो टॉपिक होता है उसकी आउटलाइन कैसे बनानी होती है, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता क्या है, उसके अंदर आप आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट या उसकी रिबटल कैसे करते हैं काउंटर आर्गुमेंट की, इन सारी चीज़ों से हम पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये टॉपिक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये आर्गुमेंटेटिव क्यों है? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। आप ये टॉपिक को अगर सुने कि जो जेंडर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब जेंडर में अमूमन लोग समझते हैं कि मेल और फीमेल है, तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं। तो अब हम सबको पता है कि मेल और फीमेल भी इक्वल नहीं है, तो ट्रांसजेंडर तो बहुत ही पीछे खड़े हैं। तो जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर सारे इक्वल नहीं है। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर ले लें, चाहे एजुकेशन का सेक्टर ले लें, चाहे लीडरशिप का रोल देख लें, चाहे आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देख लें, सोशियो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं हमारी, उनको देख लें, तो हमारे जेंडर इक्वालिटी जो है बेसिकली ये एक मिथ है, ये एक मिसपरसेप्शन है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब अगर टॉपिक देखें तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक को देख के कि जेंडर इक्वालिटी वाकई एक मिथ है, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। मिथ एक मिस परसेप्शन को कहते हैं, जो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट ना करती हो, रियलिटी ना हो, बल्कि सिर्फ इमेजिनेशन हो, सिर्फ एक फैंटेसी हो, या आप कह सकते हैं कि एक सिर्फ ख्यालाती तखयलाती चीज़ हो, लेकिन हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस, जब उसकी हकीकत में उसका कोई वजूद ना हो। तो अब जेंडर इक्वालिटी जो है, अगर हम पाकिस्तान में किसी के सामने भी ये बात करेंगे, अगर हम फीमेल्स के सामने ये बात जिक्र करेंगे या ट्रांसजेंडर्स के सामने ये जिक्र करेंगे, तो वो तो हमेशा यही कहेंगे कि यस, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, यानी वो इस जो टॉपिक है वो इसकी फेवर में जाएंगे। अब कुछ लोग जो हैं, जो कुछ जो मेल्स हैं, वो हो सकते हैं वो ये कहते हों, या हमारे कुछ गवर्नमेंट के जो सर्कल्स हैं, जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, वो ये कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो रियलिटी है, वो मिथ नहीं है। तो अब कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी कुछ फेवर में भी लोग जा सकते हों और कुछ लोग उसके अपोजिशन में भी जा सकते हों, तो ऐसा टॉपिक जो होता है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। मैंने ये स्टूडेंट्स को ये असाइन किया ये टॉपिक कि इसके ऊपर आप ना आउटलाइन लिखें। एक स्टूडेंट ने ये आउटलाइन लिखी, हम इसको इस टॉपिक के ऊपर गौर करते हुए कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो क्यों है, इसकी आउटलाइन को हम एवेलुएट करेंगे, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं, जो लेक्चर को ये सुनेंगे अभी या बाद में, तो उनको ये आइडिया हो जाए कि आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या होते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस के ऊपर आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, आर्गुमेंट कैसे दिया जाता है, काउंटर आर्गुमेंट कैसे दिए जाते हैं, और फिर काउंटर आर्गुमेंट की रिबटल कैसे की जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी, जैसे मैंने बताया कि ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, क्योंकि आप इसकी फेवर में भी जा सकते हैं और आप इसकी अपोजिशन में भी जा सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि तमाम जेंडर्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब मोस्टली लोग समझते हैं कि जेंडर से मुराद मेल या फीमेल है, हालांकि ट्रांसजेंडर्स भी जो एक जेंडर है। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि तमाम जेंडर्स, चाहे मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर्स, वो इक्वल है। अब हमें पता है, रोजे रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स, चाहे पाकिस्तान हो या आउट ऑफ पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी हो, वो इक्वल नहीं है किसी भी सेंस में। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या लीडरशिप रोल हो, या व्हाट्सएवर, विद इन होम हो या आउट ऑफ द होम हो, वो इक्वल नहीं है। लिहाजा जेंडर इक्वालिटी वाकई एक मिथ है। मैं भी इसकी सपोर्ट में जाऊंगा कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक मिथ है। अब स्टूडेंट ने, हम जरा देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लिखा। स्टूडेंट ने पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, वैसे ही आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग जो होती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। उसमें उसने नीचे लिखा थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट में उसने लिखा, इसका मतलब ये है, इसको देखने के बाद आइडिया हो रहा है कि स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेगा उसमें थीसिस स्टेटमेंट उसके उस पैराग्राफ के एंड पे लिखेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दूसरा उसने हेडिंग दी, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इस्लाम। अब ये टॉपिक, ये जो हेडिंग है ये गलत नहीं है। ये स्टूडेंट जिस बात में इस ये हेडिंग दे सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इस्लाम, ये बात ठीक है। लेकिन इफ आई वर राइटिंग दिस आउटलाइन, अगर मैं ये आउटलाइन लिख रहा होता तो मैं लिख रहा होता कि
इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, या डिफाइनिंग द टर्म जेंडर इक्वालिटी, या एक्सप्लेनिंग द टर्म जेंडर इक्वालिटी। क्योंकि अभी आपने एग्जामिनर को बताना है कि जेंडर इक्वालिटी है क्या। एग्जामिनर को पता है इस चीज का कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, जो बच्चा ऐसे लिख रहा है, जो कैंडिडेट लिख रहा है, जो स्टूडेंट या कैंडिडेट या एस्पिरेंट, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो जेंडर इक्वालिटी से क्या मुराद लेता है, एग्जामिनर ये बात जानना चाहता है। तो आप जहां दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी जो हेडिंग है, वो ये होनी चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट जेंडर इक्वालिटी, या एक्सप्लेनिंग द टर्म जेंडर इक्वालिटी। तो उस जेंडर इक्वालिटी में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर को आइडिया होगा कि आपको जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट की फेमिलियरिटी है या नहीं है। अमूमन कैंडिडेट्स यही समझते हैं कि जेंडर इक्वालिटी से मुराद है कि मेल और फीमेल बराबर है, वो ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा जब मैं लिखूंगा एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट जेंडर इक्वालिटी या इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट जेंडर इक्वालिटी, तो उसमें अंदर जब मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ ऐसे के अंदर, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ होगा, उसमें मैं लिखूंगा जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, तमाम जेंडर जो हैं वो इक्वल है इन इन वो हर वो इस चीज़ से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं कि उनका कास्ट, क्रीड, कलर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एग्जिस्टेंस, यानी कि उनकी उनका उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनका मैरिटल स्टेटस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका क्या है, वो तमाम लोग इक्वल हैं। जेंडर इक्वालिटी का कोर कॉन्सेप्ट जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसी के अंदर मैं फिर लिख दूंगा कि इस्लाम के अंदर भी ये है कि आप तमाम लोग जो हैं, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। यानी कि मैंने, जिस स्टूडेंट ने जो लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इस्लाम, मैं इसको लिखूंगा एक्सप्लेनिंग द टर्म जेंडर इक्वालिटी, और उसके ऊपर जब पैराग्राफ लिखूंगा ऐसे के अंदर, तो उसके अंदर मैं ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी दूंगा उसमें। तीसरी हेडिंग देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लिखी आउटलाइन के अंदर, वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। अब ये हेडिंग नहीं होनी चाहिए। हेडिंग क्या होनी चाहिए, तीसरी हेडिंग में आप हिट करें अपने थीम को। थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अगर तो आप इसकी फेवर में हैं तो आप यहां लिखें जेंडर, आर्गुमेंट लिख के आर्गुमेंट कॉलन दें और आगे लिखें जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। वो इस बात को शो कर रहा होगा, तीसरी हेडिंग की जेंडर इक्वालिटी, आपका जो स्टांस है या आपका जो आर्गुमेंट है वो है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, कि ये कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक सुपरफिशियल या एक मिसकंसेप्शन या मिसपरसेप्शन या एक हवाई बात है, तखयलाती बात है, सिर्फ इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन हकीकत में इसका कोई दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो तीसरी हेडिंग होनी चाहिए आर्गुमेंट कॉलन जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। उसके जो सब पॉइंट्स होंगे वो आप देंगे फिर, अगर आप जेंडर इक्वालिटी को मिथ समझते हैं। आप स्टूडेंट ने यहां लिखा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ ना जेंडर इनइक्वालिटी, ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक के अंदर वर्ड है जेंडर इक्वालिटी। कोशिश करें कि जेंडर इक्वालिटी की टर्म यूज करें ताकि लगे कि आप टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। जब जेंडर इनइक्वालिटी जो है, डेफिनेटली आप इसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब आप जेंडर इक्वालिटी के साथ कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी मौजूद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी का वर्ड ना लिखें क्योंकि टॉपिक जो है आपका वो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से है। तो आप लिखें आर्गुमेंट कॉलन जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये स्टूडेंट की बात से भी यही लग रहा है कि वो कह रही है कि जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो वो इस पॉइंट से स्टूडेंट की इस राइटिंग से आइडिया हो रहा है कि वो जेंडर इक्वालिटी को मिथ समझती है या समझता है। तो पहला पॉइंट उसने लिखा इन इक्वालिटी इन एजुकेशन प्रूव्स दैट जेंडर इक्वालिटी इज स्टिल एग्जिस्ट। अच्छा, इज स्टिल एग्जिस्ट जो है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखना चाहिए। तो इन इक्वालिटी इन एजुकेशन प्रूव्स दैट जेंडर इक्वालिटी इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने लिखा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी लिमिट्स विमेन्स रोल इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी लिमिट्स विमेन्स रोल इन डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है। मेल डोमिनेटेड की बजाय मेल डोमिनेंट सोसाइटी होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। अच्छा, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है हमारी सोसाइटी, जिनकी स्टूडेंट ये कहना चाहती है कि सोसाइटी हमारी पैट्रार्किकल सोसाइटी है, कि मेल जो है वो डोमिनेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और फीमेल जो है या विमेन जो है उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर उतनी पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती, ये भी ठीक है एक सेंस में। तीसरा है कल्चरल एंड सोशल। अच्छा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि एक सब आउटलाइन के अंदर दो टर्म्स यूज ना करें, कोशिश करें कि उनको इकट्ठा वर्ड यूज करें। कल्चरल एंड सोशल की बजाय लिखें सोशियो कल्चरल, तो वो एक ही वर्ड बन जाएगा। तो एक सब आउटलाइन के अंदर जब दो वर्ड्स आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दो पॉइंट्स हैं, कल्चरल और बात है, सोशल और बात है। एक सब आउटलाइन के अंदर एक ही पॉइंट लिखा जाता है, तो आप इसको लिखें सोशियो कल्चरल नॉर्म्स लिमिट
विमेन प्रोग्रेसिंग इन सोसाइटी, ठीक है, किसी हद तक बात ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्पैरिटीज इन इनहेरिटेंस राइट्स क्रिएट फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अमंग वुमेन। कि डिस्पैरिटीज इन इनहेरिटेंस राइट्स क्रिएट फाइनेंशियल डिपेंडेंस अमंग वुमेन, ठीक है, ये भी किसी हद तक बात ठीक है कि हमारा जो इनहेरिटेंस का राइट है वो मेल और फीमेल को उतना नहीं दिया जाता, इस्लाम के अंदर भी नहीं है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट मेल और फीमेल के जो इनहेरिटेंस के राइट्स हैं, मेल बच्चे के कुछ ज़्यादा होते हैं, बच्चे फीमेल के कुछ और होते हैं, कम होते हैं। तो उसमें उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं। और ये पॉइंट फॉर द सेक ऑफ पॉइंट ठीक है। आगे देखें, वुमेन ऑफन नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन इम्पोर्टेंट दिस फैमिली मैटर्स। यहाँ पे उसने वर्ब नहीं लिखा। विमेन आर ऑफन नॉट अलाउड, विमेन आर ऑफन, विमेन आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट अलाउड। कोशिश करें कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो कि विमेन आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन इंपॉर्टेंट में। अब ये जो डिसीजन मैटर मैटर लिखा है उसने, स्टूडेंट ने पॉइंट 3.5 पॉइंट, ये पॉइंट और 3.2 जो पॉइंट है ये सेम है। यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, रेपिटिशन आ गई है। तो जब रेपिटिशन होती है तो रेपिटिशन का मतलब ये है कि आप वो रिडंडेंसी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर जो है उसको पता चलता है, उसको ये इंप्रेशन जाता है कि आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं है, आप बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं। तो आप 3.2 और 3.5 जो पॉइंट है वो आपका सेम है, इसको एक ही पॉइंट बनाएं, इसको दो पॉइंट ना बनाएं। अगर आपने कोई नेक्स्ट पॉइंट लिखना है तो वो उसको वो ज़रा डिफरेंट होना चाहिए। अब ज़रा काउंटर आर्गुमेंट देखते हैं। अब स्टूडेंट का ये इन पॉइंट से, जो उसने 5 पॉइंट लिखे जो बेसिकली 4 पॉइंट है, इससे ये आइडिया हुआ कि स्टूडेंट का स्टांस क्या है, आर्गुमेंट उसका क्या है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, कि जेंडर इक्वालिटी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। लिहाजा स्टूडेंट का काउंटर आर्गुमेंट क्या होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आर्गुमेंट अगर आप उसका ये है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है, जेंडर इक्वालिटी हकीकत में नहीं है, तो काउंटर आर्गुमेंट भी तो देंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि जेंडर इक्वालिटी हकीकत है, रियलिटी है। तो यहाँ पे उसका काउंटर आर्गुमेंट देखते हैं कि जेंडर इन इक्वालिटी डज एग्जिस्ट। ये यहाँ पे गलत बात है, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी आर्गुमेंट में ये बात कह चुका है या कह चुकी है कि जेंडर इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे तो जेंडर इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। जेंडर इन इक्वालिटी डज एग्जिस्ट, तो आप लोग को स्टूडेंट को लिखना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी डज एग्जिस्ट, क्योंकि उसने ऊपर सारी इनइक्वालिटीज की बात की है, उसने लिखा है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो ये पॉइंट गलत है। और यहाँ पे लिखना चाहिए काउंटर आर्गुमेंट, जेंडर इक्वालिटी डज एग्जिस्ट, इनइक्वालिटी का वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये तो उसकी हेडिंग में बात आ गई। अब उसने पॉइंट क्या लिखे हैं इसमें, उसने लिखा है कि विमेन स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड सोशल राइट्स इन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे उसने जो डिस्क्रिमिनेशन के बाद पॉइंट्स लिखे हैं, पहली बात तो ये कि ये पॉइंट ही गलत है, क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट में आप लिखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लिखेंगे जो शो करेगा कि जेंडर इक्वालिटी है। तो स्टूडेंट ने फिर लिख दिया कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन का सामना है जॉब्स में, एजुकेशन में और सोशल राइट्स में। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉइंट उसको लिखना चाहिए था जो शो करता कि जेंडर इक्वालिटी है। उसको तो ऐसा पॉइंट लिखना चाहिए था कि वेमेन जो है वो जॉब्स में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं और सोशल राइट्स भी उनकी हैं। तो यहाँ ये पॉइंट जो है टोटली गलत हो गया। और दूसरी बात कि जब भी आप ये लिखते हैं कि एजुकेशन, जॉब, सोशल राइट्स, ये डिफरेंट वर्ड्स नहीं लिखेंगे। एक सब आउटलाइन जो है वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव, बड़ी प्रिसाइज और बड़ी कंसाइज होनी चाहिए। तो आप जो हाँ उसको लिखना चाहिए था कि विमेन हैव कंसिडरेबल पार्टिसिपेशन इन, आगे कोई भी सेक्टर आप वो लिख सकती हैं, इन एजुकेशन सेक्टर या जो भी काम लिखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट उसने लिखा कि वेमेन आर स्टिल ट्रीटेड लाइक स्लेव इन मॉडर्न डेज। अब उसने यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट उसने लिखना था ऊपर कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये काउंटर आर्गुमेंट है। तो उसको यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए, ये तो बेसिकली काउंट उसका पहले उसका आर्गुमेंट का पॉइंट है। काउंटर आर्गुमेंट में तो ये होगा कि वेमेन जो है वो बराबरी उनको दी जा रही है, चाहे एजुकेशन सेक्टर है, चाहे लीडरशिप रोल में देखें। दुनिया में बहुत से ममालिक के अंदर जो विमेन है वो लीडरशिप रोल में भी हैं, वो पार्लियामेंट में भी हैं। तो वहाँ पे विमेन का जो लिखा, विमेन आर ट्रीटेड एज, आर स्टिल ट्रीटेड एज या लाइक स्लेव। तो ये उसका बेसिकली आर्गुमेंट था, उसको यहाँ काउंटर आर्गुमेंट में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट इस बच्चे का या स्टूडेंट का ये बनेगा कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब हम ये दोनों पॉइंट्स देखते हैं। ये दूसरा दोनों पॉइंट जो हैं ये बेसिकली उसके आर्गुमेंट के हैं, इसको काउंटर आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और बात जो मैं इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा वो ये है कि इस स्टूडेंट की बातों से कहीं पे भी नहीं लगा कि इसको पता है कि ट्रांसजेंडर भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके आर्गुमेंट में जब इसने कहा कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है, उसको
जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए कि उनको तो कोई राइट्स ही नहीं दिए जाते। एजुकेशन कहाँ, जॉब्स कहाँ। अगरचे पीपीएससी के जरिए और एफपीएससी के जरिए जब भी जॉब्स को अनाउंस होती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ट्रांसजेंडर का कोटा होगा, लेकिन उनकी एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया जाता, उनकी एम्पावरमेंट पे उतना फोकस नहीं किया जाता, उनके लिए स्टार्टअप्स इतने नहीं होते। लिहाजा ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे उसके आर्गुमेंट्स में जब उसने कहा है कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, तो उसको ट्रांसजेंडर के ऊपर भी एक पॉइंट बनाना चाहिए। और जब काउंटर आर्गुमेंट होगा तो उसके अंदर उसको जेंडर इक्वालिटी के ऊपर दो पॉइंट्स लिखने चाहिए। अब उसने लिखा रिबटल ऑफ काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, ये पॉइंट इसके अंदर वो क्या करेगी कि ये जो आप उसने लिखा होगा कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसको वो बाद में क्या करेगी, नेगेट कर देगी और मेन अपना आर्गुमेंट की तरफ आ जाएगी कि आर्गुमेंट जो जेंडर इक्वालिटी है वो एक मिथ है, एक सिर्फ सुपरफिशियल कंसेप्ट है, एक सिर्फ मिथ है। और फिर उसके बाद उसकी हेडिंग जो है वो कंक्लूजन की। ये तो हो गई इस स्टूडेंट की आउटलाइन। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्चुअली क्या होना चाहिए। होपफुली आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा टॉपिक है जो मैंने स्टूडेंट को दिया। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ टॉपिक। पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक क्या है, मैंने बताया कि ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है। आर्गुमेंटेटिव टॉपिक इसलिए है कि आप इसकी फेवर में भी जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिटली, यानी कि ऑब्वियस नहीं है, एक्सप्लिसिटली नहीं है कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, क्योंकि जो एक्सप्लिसिट टॉपिक होते हैं उसके अंदर आर का वर्ड होता है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और रियलिटी। और का वर्ड उसमें होता है, या वो क्वेश्चन की शक्ल में होते हैं जो टॉपिक्स होते हैं कि इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, और आगे क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। इसके ऊपर अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि आप या तो आप इसके इसके इस स्टांस की इसकी एग्रीमेंट में जाएंगे या डिसएग्रीमेंट में जाएंगे, यानी इसके फेवर में जाएंगे या इसकी मुखालफत में जाएंगे, अपोजिशन में, या इसके में बिल मुवाफिक जाएंगे या इसके बिल मुखालिफ जाएंगे। लिहाजा ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है। जिन टॉपिक्स में आपको एक स्टांस लेना पड़ता है, एक आर्गुमेंट लेना पड़ता है, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन इस तरह बनाई जाती है, जैसे पहले मैं आउटलाइन एवोल्यूशन के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहली हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग होगी एक्सप्लेनिंग द टर्म जेंडर इक्वालिटी। इसी ये जो दूसरी हेडिंग होगी, जब इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख रहे होंगे, उसमें आप इस्लामिक कॉन्सेप्शन या इस्लामिक नोशन भी दे देंगे। तीसरी हेडिंग आपकी होगी आर्गुमेंट्स इन फेवर, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। यानी कि आप इस टॉपिक की, ये जो टॉपिक आपका था कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इस टॉपिक की आप क्या करेंगे, फेवर में जा रहे हैं कि वाकई जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है। तो आप लिखेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर। आपने आर्गुमेंट्स का वर्ड जो लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास आर्गुमेंट्स काफी सारे हैं। इन फेवर, तो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ ब्रैकेट में लिख के अब आप इसके नीचे पॉइंट्स देंगे। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि परसिस्टेंट वेज गैप, ये मैंने यहाँ पे फ्रेजेस की शक्ल में लिखे, आपने इसको सेंटेंसेस की शक्ल में लिखना है। मैंने आपको आइडिया दी है कि आप विमेन और मेन की जो जो दुनिया के अंदर जहाँ पे भी देखें आप, एक एक और मिस्टेक आपने नहीं करनी। स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं कि इस तरह का जो टॉपिक होता है उसको पाकिस्तान सेंट्रिक बना देते हैं। टॉपिक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान। लिहाजा ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, ये एक ग्लोबल टॉपिक है, ये एक जनरल टॉपिक है। लिहाजा आप इसके अंदर पाकिस्तान का कोई पूरी आउटलाइन के अंदर कोई एक टॉपिक, कोई एक मिसाल तो दे सकते हैं, लेकिन इस पूरे टॉपिक को आपने पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं बनाना। लिहाजा आप दुनिया में बात करेंगे कि मेल और फीमेल की जो वेजेस होती हैं, सैलरीज होती हैं, उनके अंदर गैप होता है। इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को आपने सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको आइडिया दी है। आप ये भी बात कर सकते हैं कि लीडरशिप का जो रोल है दुनिया में, उसमें भी विमेन की उतनी लीडरशिप नहीं है दुनिया में इस टाइम। दुनिया के जितने भी दुनिया के वजीर आजम हैं, या जितने भी सदर हैं, या गवर्नर्स हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसमें देखिए मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है लीडरशिप रोल्स में, इसको भी एक सेंटेंस बनाए। तो ये भी एक मिथ हो जाएगी, जहां से पता चल जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, हकीकत नहीं है। और सोशियो कल्चरल नॉर्म्स जो है हमारे दुनिया के अंदर जहाँ पे भी देखें, तो हमारे जो समाजी या जो आप कह सकते हैं कि रिवायती जो रोल्स होते हैं, उसमें मेल को ज़्यादा फोकियत दी जाती है। जो रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, सोशल जो इवेंट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर मेल को डोमिनेंस दी जाती है, जिनकी पेट्रार्कल सोसाइटी है, पेट्रार्कल। तो आप इसके ऊपर भी एक सेंटेंस पूरा बनाएंगे। तो ये तीसरी हेडिंग हो गई, तीसरा सब आउटलाइन। चौथी में आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर उतनी इक्वल एक्सेस नहीं है, ये पॉइंट दे सकते हैं, इसको भी सेंटेंस बनाएंगे। पांचवा पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि वर्क प्लेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है, फीमेल के अगेंस्ट प्रेजुडिस होता है, बायस होता है, उनको उनकी एट वर्क प्लेस हरेसमेंट होती है, उनको उतनी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, मेल ज़्यादा प्रमोशन ले रहे होते हैं।
तो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट ये भी एक सेंटेंस की शक्ल में आप लिख सकते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है कि फीमेल के ऊपर वायलेंस जो होती है, उनको ज़्यादा वायलेंस की का सामना करना पड़ता है, तो ये पॉइंट भी आप दे सकते हैं। डबल बर्डन होता है वेमेन के ऊपर कि वो घर में भी काम कर रही होती हैं, अगर चाहे वो वर्किंग वेमेन हो तो वो घर में भी काम कर रही होती हैं और साथ साथ वो वर्क प्लेस में भी काम कर रही होती हैं। जबकि मेल जो होते हैं वो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ जॉब कर रहे होते हैं, वो अमूमन देखा गया है कि वो अपने घर में अपना उतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती उनकी जितनी फीमेल की होती है। तो ये पॉइंट भी आपके पास है, इसको भी आपने सेंटेंस की शक्ल दे सकते हैं। और लीगल इनइक्वालिटीज होती हैं कुछ कंट्रीज में, ये वैसे मैंने एक इशारा दिया आपको कि दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर जो विमेन हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो सिर्फ ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए, कि उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा करने होते हैं और उन्होंने उनको और बाकी बाकी राइट्स उनकी लीगल भी उनकी उनको क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते। तो ये 8 पॉइंट हैं, इनमें से आपने कोई से 5 पॉइंट पिक करने हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, जो आपके 5 पॉइंट आपको लगता है कि इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। 5 पॉइंट से ज़्यादा आपने नहीं लिखने, 5 पॉइंट्स वुड बी मैक्सिमम, वुड बी सफिशिएंट। उसके बाद आप देंगे, अब ज़रा देखें कि मेरा पॉइंट क्या था। मेरा आर्गूमेंट था जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। ये मेरा आर्गूमेंट्स है या ये मेरा स्टांस है। मैंने उसकी फेवर में 5 पॉइंट्स देने हैं सेंटेंसेस की शक्ल में, सब आउटलाइन की शक्ल में, और हर सब आउटलाइन का मतलब है कि मैंने उसके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद काउंटर आर्गूमेंट क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट्स। जरा ऊपर देखें, मैंने ऊपर लिखा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। इसका मतलब ये है सेंटेंस का कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ मिथ है, मिसकंसेप्शन है, सिर्फ एक एक आइडिया है, एक तखयल है, एक ख्यालाती चीज़ है। लेकिन जब जब इसका मैं काउंटर आर्गूमेंट दूंगा, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी, तो फिर मैं लिखूंगा जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट, ये काउंटर आर्गूमेंट होगा। अब जरा देखें, जैसे मैंने बताया कि ऊपर इसमें जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ जो आपका स्टांस है, उसमें अगर आपके 5 पॉइंट होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आपके 2 पॉइंट होंगे। और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स दे दिए हैं कि इनमें से कोई मर्जी आप 2 पॉइंट उठा लें, लेकिन आपके ये 2 पॉइंट ऐसे होने चाहिए, क्योंकि आपने काउंटर आर्गुमेंट को बाद में नेगेट करना है। बेसिकली आपने अपने आर्गुमेंट को प्रूव करना है, तो काउंटर आर्गुमेंट जो होगा उसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स देने हैं और वो कदरे कमजोर पॉइंट उठाने हैं। अब मैंने आपको 8 पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इनमें से कोई से 2 पॉइंट उठाएं और उनको सेंटेंस की शक्ल में लिखें, जैसा कि लीगल प्रोटेक्शन और राइट्स भी अवेलेबल हैं। लीगल प्रोटेक्शन सिंपली लिख दें, ये अवेलेबल हैं फीमेल को, लिहाजा मेल और फीमेल बराबर हैं, मैं कहूँगा, क्लेम करूँगा। या मैं ये कहूँगा कि इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन हो रही है जॉब्स में, लीडरशिप रोल में, एजुकेशन सेक्टर में। आजकल दुनिया में देखी जा रही है कि फीमेल भी उतने ही उनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ये साबित करूँगा कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है। फिर मैं लिखूंगा कि एजुकेशनल पैरिटी इन मैनी रीजन्स, दुनिया के बहुत से ममालिक में मेल और जो फीमेल है वो मेल के बराबर ही उनकी पार्टिसिपेशन है एजुकेशन सेक्टर में, जॉब्स में, और वो दुनिया के बहुत से ममालिक में, तो मैं कहूँगा मेल और फीमेल इक्वल है। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्लोबल अवेयरनेस है, जो मी टू की मूवमेंट्स हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं जो फीमेल के लिए चल रही हैं, तो दुनिया में अवेयरनेस बढ़ रही है, लिहाजा जो दुनिया है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रही है। मैं ये पॉइंट दे सकता हूँ। ठीक है, जेंडर, सिंपली इसको लिख दें जेंडर ग्लोबल अवेयरनेस, इस पर पॉइंट लिख दें। पॉलिसी रिफॉर्म्स, या आप कह सकते हैं कोटास मुतारफ करवाए जा रहे हैं, जिनके फीमेल के हवाले से पॉलिसी रिफॉर्म्स ऐसी हो रही हैं जेंडर इक्वालिटी को के लिए, तो वो ये शो करेंगी, मैं उस वहाँ से पॉइंट शो करूंगा कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। या दुनिया के अंदर आप जो यंग लोग हैं उनके सोशल एटीट्यूड जो है फीमेल की तरफ, वेमेन की तरफ जो है वो इनकरेजिंग है, सपोर्टिंग है। यहाँ से मैं एक पॉइंट निकालूंगा, इन्फर करूंगा कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स हैं। या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दुनिया में बहुत सी खवातीन एंटरप्रेन्योर के तौर पे उभर रही हैं, वो यानी कि वो अपना स्टार्टअप ले रही हैं, वो अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट निकालूंगा कि मेल और फीमेल एग्जिस्ट इक्वल है, इक्वालिटी है। या मैं लिखूंगा इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है यूनाइटेड नेशन के जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, वो फोकस करते हैं कि विमेल मेल और फीमेल जो है वो इक्वल है और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी, देखिए जो ग्लोबल फ्रेमवर्क्स हैं वो भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मेल और फीमेल इक्वल है, लिहाजा मेल और फीमेल इक्वल है, लिहाजा जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये 8 पॉइंट्स हैं, इसमें से आपने मैक्सिमम 2 पॉइंट उठाने हैं, क्योंकि ये काउंटर आर्गूमेंट है। और काउंटर आर्गूमेंट में से इन 8 पॉइंट में से आपने कोई से 2 पॉइंट उठाने हैं जो कदरे कमज़ोर हों, क्योंकि आपने बेसिकली काउंटर आर्गूमेंट को कमज़ोर शो करना होता है, लेस इम्पैक्टफुल या लेस इन्फ्लुएंशियल, या कदरे उसको वो उतना स्ट्रॉन्ग शो नहीं करना होता, क्योंकि एक्चुअली आपका पर्पस होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कि आपने अपने आर्गुमेंट को बेसिकली विन करना होता है। उसके बाद जो भी 2 पॉइंट्स देंगे इन 8 पॉइंट में से, वो दोनों पॉइंट्स आपके सब आउटलाइन में
सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे रिबटल की तरफ, जो भी दो पॉइंट्स देंगे उनकी रिबटल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पॉइंट दिया है पहले वाला कि लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो मैं उसको फिर क्या करूंगा, उसकी रिबटल कर दूंगा कि लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी प्रैक्टिकल इक्वालिटी। कि अगर लीगल या लॉज या लीगल प्रोविजंस हैं भी सही, या एक्ट्स हैं या पैक्ट्स हैं, या उनके लिए कोई कोई कुशंस प्रोवाइड कर भी दिए हैं, चाहे यूएन ने या किसी मुल्क ने भी, तो वो लीगल इक्वालिटी है वो तो होती है सिर्फ एक किताब के अंदर, या कोई ड्राफ्ट के अंदर, या बिल के अंदर, या एक्ट के अंदर, या आप कह सकते हैं कोई उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, लेकिन एक्चुअली उनके लिए इक्वालिटी नहीं है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है, अगर मैं लिखूंगा कि वो, फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा पॉइंट दिया है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन की है, तो मैं उसको अगर दो पॉइंट मैं दूंगा काउंटर आर्गुमेंट में, तो दूसरे पॉइंट को मैं कहूंगा कि अगर प्रोग्रेस है भी सही तो वो अनइवन है। रूरल एरियाज में या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो फिर भी बहुत पीछे हैं, डेवलप कंट्रीज में वेमेन आगे हैं। तो जो जो भी दो पॉइंट मैं काउंटर आर्गुमेंट में दूंगा, जो बात मैं करने वाला हूँ, वो अहम बात यह है कि काउंटर आर्गुमेंट में जो भी दो पॉइंट देंगे, पहली बात है वो दोनों पॉइंट आपके कमजोर होने चाहिए। स्टांस होना चाहिए, दो आर्गुमेंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम दो, क्योंकि आप आर्गुमेंट में 5 पॉइंट दे चुके हैं, वो पांचों के पांचों पॉइंट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको आर्गुमेंट्स में दिए हैं, इसमें से आप एट एट में से कोई से 5 पॉइंट स्ट्रांग उठाएं, उनके ऊपर सेंटेंसेस लिखें और उसके ऊपर 5 पैराग्राफ बनेंगे। काउंटर आर्गुमेंट में 2 पॉइंट देंगे, 2 स्टांस देंगे, 2 सेंटेंसेस जहां लिखेंगे, और वो कदर कमजोर नजर आने चाहिए, उनके ऊपर 2 पैराग्राफ लिखेंगे, लेकिन फिर उनकी रिबटल कर देंगे आके, एक पैराग्राफ के अंदर दोनों पॉइंट्स को रिफ्यूट कर देंगे, डिनाई कर देंगे, लेस इंपैक्टफुल नजर आएंगे, या उनको नेगेट कर देंगे, और उसके बाद ऐसे को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपने थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। थीसिस स्टेटमेंट को आप बेसिकली रीट्रेट करेंगे। रीइटरेट मैं यहां लिख रहा हूं, रीइटरेट थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, दोबारा उसका इयादा करना है, उसको दोबारा लिखना है। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, मैं वो भी बता देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली शो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी किस चीज़ को, आपके स्टांड को या आपके आर्गुमेंट को। अब जरा देखें इस टॉपिक के अंदर हमारा आर्गुमेंट क्या था। इस टॉपिक के अंदर हमारा आर्गुमेंट था कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये बेसिकली क्या बनेगी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। ये देखें, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। कैसे बनेगी मैं वो बना के भी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। अपने थीसिस स्टेटमेंट को रीइटरेट करेंगे, यानी कि दोबारा उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका स्टांस होगा उसको आप क्या करेंगे, समराइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको समराइज करेंगे, अपने स्टांस को समराइज योर स्टांस। स्टांस क्या है, स्टांस वही है जो मैं बता चुका हूं आपको अभी, कि आपने कहा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। वो क्यों मिथ है, वो क्या क्यों मिसकंसेप्शन है, आपने उसकी फेवर में चूंकि 5 पॉइंट दिए होंगे, उन 5 पॉइंट्स को आपको तीन, मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस में समराइज कर देंगे। उसके बाद फिर आप जो काउंटर आर्गुमेंट है आपका, वो आप पेश करें, लेकिन साथ ही उसको क्या करें, नेगेट करें। कि काउंटर आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आप ये बताएं कि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में कहीं ना कहीं। चाहे आप बताएं कि वेमेन जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ, वेमेन एम्पावरमेंट दुनिया में नजर आ रही है, या उनके लिए लीगल कुशन या लीगल एक्ट्स मौजूद हैं, प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन साथ ही उसको आप नेगेट भी करना है। आपने नेगेट क्यों करना है, क्योंकि बेसिकली आपने अपने आर्गुमेंट को प्रूव करना है। और एट द एंड आप क्या करेंगे, आप बताएंगे प्रूव योर स्टांस। प्रूव योर स्टांस का मतलब ये है कि अपना फिर अपना आर्गुमेंट की तरफ ले जाएं कि जेंडर इक्वालिटी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिसकंसेप्शन, जेंडर इक्वालिटी जो दुनिया में रियलिटी नहीं है। ये करके फिर आप यहां पे एंड पे क्या करेंगे, होप ओरिएंटेड। याद रखें, ऐसे की एंडिंग आप क्या करेंगे, होप ओरिएंटेड एंडिंग करेंगे। होप ओरिएंटेड एंडिंग का मतलब ये है कि ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर आप ऐसे को कंक्लूड करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग ये होती है कि आप लिखेंगे कि इफ, सेंटेंस लिख दें बेशक, कि इस, अगर दुनिया में, इफ से मुराद ये है कि अगर, आगे सेंटेंस लिखेंगे कि अगर खवातीन को, यानी कि फीमेल को, और जो ट्रांसजेंडर्स हैं याद रखें उनको भी साथ, कि तमाम जेंडर्स जो हैं इंक्लूडिंग मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, अगर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, अगर उनको क्या दी जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, या आप कह सकते हैं कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, किस चीज के अंदर, इन ऑल सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, देन ड्रीम ऑफ जेंडर इक्वालिटी कैन बी मटीरियलाइज्ड। फिर हम उसको, जेंडर इक्वालिटी के जो ड्रीम है वो उसको हम मटीरियलाइज कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बात है। अक्रॉस द वर्ल्ड जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने ऐसे को पूरी जनरल रख रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक रख रहे हैं।
तो होप ओरिएंटेड एंडिंग ये करेंगे ऑप्टिमिस्टिक, कि अगर दुनिया में तमाम जो जेंडर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए तमाम सेक्टर्स में, यानी कि सोशियो कल्चरल, एजुकेशनल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, हर सेक्टर के अंदर अगर उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा, इक्वल, तो उससे क्या होगा, देन ड्रीम ऑफ जेंडर इक्वालिटी कैन बी मटेरियलाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया में ये जो जेंडर इक्वालिटी का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर जो है, ये जो हमने एक, पहले हमने एक किया, एक आउटलाइन को हमने एवेल्युएट किया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या मिस्टेक्स हैं, हमने जो मिस्टेक्स हैं वो स्पॉट की, और मैंने उसके अंदर रिकमेंडेशन दी। फिर उसके बाद मैंने इस टॉपिक को एक खुद आपके सामने, एक जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इस टॉपिक को बताया कि जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैसे है, टॉपिक कैसे है। फिर इसके ऊपर अगर हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे में अगर हमने आउटलाइन बनानी होती है, तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन होगी, दूसरी हेडिंग में अगर वो टॉपिक मुतकाजी है इस चीज़ का कि इसकी वजाहत की जाए, तो आप उसके लिए कोशिश करें इंट्रोड्यूसिंग द टर्म, जो भी वो टॉपिक होगा उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, चाहे उसको इस्लाम के लिहाज से इंट्रोड्यूस करवाएं, या उसमें किसी बंदे की डेफिनेशन दें, किसी किताब का बेशक हवाला दें, नो इशू। फिर उसके बाद आर्गूमेंट्स देंगे अपने फेवर में, उस जो भी आप स्टांस लेंगे। आप इसमें ये स्टांस भी ले सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, तो फिर आप उसकी फेवर में पॉइंट्स देंगे। तो मैंने लिखा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, तो या ज़्यादा वेल रिनोन्ड जो कॉन्सेप्ट या स्टांस यही है। तो मैंने बताया कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ एक एक कंसेप्ट है। तो फिर उसकी फेवर में मैंने कोई ना कोई 5 पॉइंट्स देने होंगे, वो 5 पॉइंट्स स्ट्रांग होने चाहिए, और वो सेंटेंसेस की शक्ल में सब आउटलाइन होने चाहिए। 8 पॉइंट मैंने इसलिए दिए ताकि आपके लिए, आपके पास पॉइंट सफिशिएंट हो, इनमें से कोई से 5 पॉइंट आप चूज करें। उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट जो होगा वो अपने आर्गुमेंट की आपको नफी करेंगे। अगर आपने ऊपर लिखा है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो फिर यहां लिखेंगे जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी। सपोज मैं ये लिख देता हूं, जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी, इसका मतलब ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ हमारा स्टांस था, ये मैं उसकी काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं कि दुनिया में कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जेंडर इक्वालिटी इज अ रियलिटी। तो ये यहाँ पे जो मेरा काउंटर आर्गुमेंट होगा वो कदरे कमजोर होगा, और ये मैं इसको रियलिटी कर देता हूँ। और ये इसमें अगर वहाँ पे 5 पॉइंट होंगे, मैक्सिमम 5 पॉइंट देंगे आप अपने आर्गुमेंट में, तो यहाँ मैक्सिमम 2 पॉइंट देंगे, और वो कदरे कमजोर होंगे, वो भी सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे। अगर ऊपर 5 पॉइंट होंगे आर्गुमेंट की फेवर में, तो इसका मतलब है ऐसे में आप 5 पैराग्राफ लिखेंगे, वो तमाम पैराग्राफ आपस में कनेक्टेड होंगे। और अगर काउंटर आर्गुमेंट में 2 पॉइंट देंगे, दोनों सेंटेंसेस की शक्ल में होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर 2 पैराग्राफ लिखेंगे, वो कदरे कमजोर नजर आने चाहिए, आप आपके आर्गुमेंट से ज्यादा, आपके स्टांस से ज्यादा मजबूत नजर नहीं आने चाहिए। और फिर आप रिबटल करेंगे। ये मैंने 8 पॉइंट इसलिए दिए, इनमें से आप कोई से 2 पॉइंट उठाएं, लेकिन उनको सेंटेंसेस की शक्ल में लिखें, पूरा पूरा सेंटेंस। उसके बाद रिबटल ऑफ काउंटर आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जो भी 2 पॉइंट आपने काउंटर आर्गुमेंट में दिए होंगे उनको आप नेगेट करेंगे, जो भी दो देंगे। उसके बाद कंक्लूजन में आप, मैंने बताया कि अपनी थीसिस स्टेटमेंट को आप रीट्रेट करेंगे। फिर अपने स्टांस को, जो भी आपका स्टांस है, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, उसको आप समराइज करेंगे 2 से 2.5 लाइनों के अंदर। और फिर काउंटर आर्गुमेंट को दे के उसको नेगेट कर देंगे 1 से 2 सेंटेंसेस में, और अपना फिर स्टांस को प्रूव करेंगे कि वाकई जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, या जेंडर इक्वालिटी इज अ मिसपरसेप्शन या मिसकंसेप्शन। और उसके बाद होप ओरिएंटेड एंडिंग देंगे कि अगर दुनिया में तमाम जेंडर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, तो जो जेंडर इक्वालिटी का जो ड्रीम है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो इस वीडियो लेक्चर को जब जब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ है, तो इस लेक्चर को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पीएमएस और सीएसएस के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्गुमेंटेटिव एसेस के ऊपर इंसाइटफुल लेक्चर चाहते हैं। और मैं अपनी आने वाली वीडियो में सीएसएस और पीएमएस, इसी तरह कंपेटिटिव एग्जाम के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंग्लिश कंपोजिशन, प्रेसी एंड ऐसे राइटिंग है, या इसके अलावा जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, या हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हुए, तो उस हवाले से जो अभी चूंकि पीएमएस एग्जाम 2026 मई में होने के चांसेस हैं, तो उसके हवाले से हर सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे कंपलसरी सब्जेक्ट हो पीएमएस का या सीएसएस का, तो उसके हवाले से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनके हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।